ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये अरूज क्या, ये जवाल क्या, ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये अरूज क्या, ये जवाल क्या, वो जो पेड़ जड़ से उखड़ गया, उसे मौसमों का मलाल क्या। हेलो एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज़ मी आदिल सयाफ। और आज हमने यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, उसका लास्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ तक हमने जो हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज था उसके सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। इन द मीन टाइम आई आल्सो स्टार्टेड द जियोग्राफी एमसीक्यूज, जिसका भी रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। और ये आज हमारा इसका लास्ट पार्ट होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद द माइक्रो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले आई होप जो हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे ये लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पहले उन लेक्चर्स को आप देखो, वो मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज अटेम्प्ट करो। इन द मीन टाइम बिफोर आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज, ट्राई टू आंसर फर्स्ट और देखो आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है, कितने एमसीक्यूज आपके यहाँ पे ठीक रहे। एंड डू शेयर इन द कमेंट, जो भी आपका स्कोर रहा है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड है, टोटली नया पैटर्न मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एज पर जो भी यहाँ पे बच्चों ने बताया था। The first question is, first statement, a perfectly competitive market is a price taker because it is demand curve is perfectly elastic. Perfectly elastic, ये पहले हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। In the long run, a perfectly competitive firm can earn supernormal profit due to the entry and exit of न्यू फॉर्म्स। देखिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव या जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसमें जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्राइस सेम रहता है, प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और यही हमारी क्या होती है, दिस इज आवर डिमांड करो। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दिस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हमारी फर्म होती है ये प्राइस टेकर होती है। इट कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। द प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये इलास्टिक होती है। ये स्टेटमेंट सही है। अगर इन इलास्टिक होगा तो हमारी डिमांड करो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है ना, वर्टिकल। स्टेटमेंट सेकंड, इन द लॉन्ग रन the perfectly competitive market can earn supernormal profit is due to, नहीं ये स्टेटमेंट फर्म कैन ओनली इन द, ये आप याद रखोगे, इन द perfectly competitive market firms earn only normal profits, not supernormal profits। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों, क्योंकि एक तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। दूसरा, अगर ये प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जो हमारे बायर्स होते हैं दे विल स्विच टू द अदर कंपटीटर्स, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट बोथ तो करेक्ट नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो हमारा सेकंड है ये सही रहेगा, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, बोथ आर नॉट इनकरेक्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बी पार्ट बनेगा, ठीक है ना, समझ आया आपको। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द शटडाउन पॉइंट reached when price falls below the average variable cost
प्राइस फॉल्स बिलो द एवरेज। यहाँ पे जो हमारी फर्म है ये कहाँ जा रही है, ये लॉसेस की तरफ जा रही है। और अगर ये लॉसेस की तरफ जाएगी व्हाट इट विल डू, इट विल शट डाउन इट्स ऑपरेशंस। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होगा अगर उनका प्राइस कम होगा या अगर उनका कॉस्ट कम होगा, इफ दे इनकर इन लॉसेस दे विल शट डाउन। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे हर कोई मार्केट आएगा, चाहे हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि हमने देखा है मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक हमारा परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में मोनोपोली भी आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आता है, और इम्परफेक्ट में हमारा ओलिगोपोली भी आ जाता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट। Then third, किंकर डिमांड करो मेड इन एन ओलिगोपोली assumes that। अब देखो किंकर डिमांड करो, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन द ओलिगोपोली इट इज इंटरडिमिनेट। ये क्या होती है, द कर्व विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किंकर मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये कर्व किसने दी है, ये दी है एक इकोनॉमिस्ट, उसका नाम आप याद रखोगे, पॉल स्वीजी ने ये कंसेप्ट दिया था। रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं किंकर डिमांड करो कैसी होती है, मैंने कहा क्या बताया आपको, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये कुछ पहले लेट सपोज यहाँ पे प्राइस है, ये पहले ऐसे ग्रेटर देन इलास्टिक होती है, देन उसके बाद ये क्या हो जाती है, ये थोड़ा ऐसे नीचे स्टीप ले जाती है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे फिर ये ऐसे नीचे चली जाती है। दैट मीन्स जो हमारी ये कर्व है इट कैन नॉट बी, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये डिटरमाइन हो नहीं कर सकते। अब जो इसका फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमारा हाईली इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्मॉल चेंज आ जाए प्राइस में, जो कंज्यूमर्स है दे आर लाइक गोइंग फॉर मोर एंड मोर गुड्स। और यहाँ पे आप याद रखोगे जो किंक, जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, एक सेकंड ठहरिए, जो ये वाला पॉइंट होता है ये पॉइंट इसको बोला जाता है किंग पॉइंट। यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज किंग। अब क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हमारी डिमांड करो है इसका जो स्लोप है वो स्टीप हो जाता है, वो ड्रास्टिकली यहाँ पे फॉल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था हमारा, क्वेश्चन हमारा कुछ और है। क्वेश्चन क्या है, पहले हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोला जाता है किंग डिमांड करो मॉडल अज्यूम्स इन ओलिगोपोली। अब ये क्या अज्यूम करती है, राइवल्स फॉलो प्राइस इंक्रीज बट इग्नोर्स प्राइस कट्स, देखेंगे। दूसरा, राइवल्स, जो राइवल्स होते हैं बाकी कंपटीटर्स होते हैं, इग्नोर प्राइस इंक्रीज बट फॉलो प्राइस कट्स। डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। अबोव द किंग इज इलास्टिक, ये आप याद रखोगे, अबोव द किंग इज प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्रियल लीडर्स। देखिए ये भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो कार्टेल्स फार्म होते हैं वहां पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी कैसे इसका आंसर है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो राइवल्स होते हैं ना, जो अदर कंपटीटर्स होते हैं, दे इग्नोर प्राइस इंक्रीज। लेट अस सपोज हमने बोला जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या जो हमारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, दे आर लाइक इन द ओलिगोपोली मार्केट। अब अगर एक फर्म यहाँ पे क्या करेगी, लेट अस सपोज ये हमारी फर्म ए है, इस फर्म ए ने क्या किया, इस फर्म ए ने अपना प्राइस इंक्रीज किया। अगर ये प्राइस इंक्रीज किया, ये भी जो तीन फर्म्स है व्हाट दे डू हियर, दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, दे विल मूव टू दीज थ्री फर्म्स। इसका तो खुद ही लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे राइवल्स होते हैं दे इग्नोर द प्राइस इंक्रीज बट फॉलो प्राइस कट्स। अब क्या हुआ, अब जो हमारा ये कंपटीटर है अगर इसने प्राइस डिक्रीज किया, लेट अस सपोज प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ था, ये सबके लिए सेम था, इसने प्राइस डिक्रीज किया 80 रुपीज़, यहाँ पे प्राइस नया सेट किया। अब जो यहाँ पे दिस फॉर्म के बायर्स है वो भी यहाँ जाएंगे, इसके भी बायर्स यहाँ जाएंगे और इसके भी ये बायर्स यहाँ पे जाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हमारे राइवल्स होते हैं दे फॉलो द प्राइस कट्स। वो क्या करते हैं, वो भी अकॉर्डिंगली अपना प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं।
समझ आया? ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ठीक है ना? स्टेटमेंट सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। Then we have question number 4. What is question number 4? A monopolist always operates on the inelastic portion of the demand curve. देखते हैं जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट आएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये बताता है, फॉर ए मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस बिकॉज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ मोनोपोली, यहाँ पे मोनोपोली कंपटीशन की बात की जा रही है और जो वहाँ पे पर्सन होता है बायर, ये सेलर होता है, इसको मोनोपोलिस्ट बोला जाता है। इन केस ऑफ मोनोपोली इफ ए सेलर वांट्स टू प्रोड्यूस या सेल्स मोर ही has to decrease in, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपना प्राइस यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। फॉर मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन, वो हमेशा प्राइस से, अब प्राइस से कम क्यों होगा? क्योंकि इन ऑर्डर टू सेल more and more units of a commodity he has to reduce the price। अब फर्स्ट a monopolist always operates in inelastic तो नहीं है, ठीक है ना? ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो सकता है, जो यहाँ पे हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रिएक्ट्स विद द डिमांड, जो हमारी डिमांड है अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, वो अकॉर्डिंगली अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इन केस ऑफ इनइलास्टिक यहाँ पे सप्लाई हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट बोथ आर नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब मुझे बताइए जो आपका हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे इसकी एक्सेस कैपेसिटी होगी, जहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन एट प्राइस पी दैट विल बी मिनिमम एट AC। व्हाट इज AC? AC इज एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे प्राइस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इट इज नॉट इक्वल, लॉन्ग रन में ऑलवेज उसकी कैपेसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर तो होगा नहीं, जो हमारी जीरो सेलिंग कॉस्ट वो इसमें आएगा नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक, इसका आंसर सी, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ ऑलिगोपोली नॉट फाउंड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? ऑलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में यहाँ पे कौन सा यूनिक फीचर है किसका? ऑलिगोपोली में। देखिए अगर हम यहाँ पे एक सेकंड ठहरिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा ऑलिगोपोली है, ऑलिगोपोली में हमारा क्या होता है, दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है क्योंकि सेलिंग कॉस्ट होती है। अगर प्राइस कंपीट करेंगे तो जो बायर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स दोनों में है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। जो यहाँ पे ऑलिगोपोली में जो बायर सेलर्स होते हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6। Then we have question number 7. Price discrimination is possible only when, अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? इज ओनली पॉसिबल व्हेन मार्केट्स आर परफेक्टली नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता है। इफ देयर आर मनी सबस्टिट्यूट्स, अगर सबस्टिट्यूट्स ज्यादा होगी क्या उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर लाइक सबस्टिट्यूट्स हमारे पास टी एंड कॉफी है, कॉफी का जो सेलर है उसने प्राइस ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, जो लोग हैं दे विल स्विच टू द कॉफी या दे विल स्विच टू द टी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम फॉर ऑल द, ये तो भी तो नहीं आएगा। फिर इसमें क्या रहा, द सेलर कैन सेपरेट, अब ये क्या करता है, मार्केट लाइक ही कैन डिस्टिंग्विश हिज मार्केट, उसके जो प्रोडक्ट्स है दे आर यूनिक, और जिनको वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है। लेट अस सपोज हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रांस ने इंडिया को रफाइल भेजे हैं। अब फ्रांस क्या कर रहा है, दे आर प्रिवेंटिंग, दे कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम द रिसेल, वो किसी और को यहाँ पे ये क्या कर सकता है, बेच ही नहीं सकता। इन दैट केस यहाँ पे जो हमारा दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉसिबल होता है। समझ आया? ठीक है ना? देन सो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, होल्ड अ सेकंड,
क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वो हमारा बी है। देन सेलिंग कास्ट्स, एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कास्ट को क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन, मैंने आपको बोला ऑलिगोपोली में भी है, अभी हम पिछली बात कर रहे थे मोनोपोलिस्टिक में, वहां पे तो जरूरी है, मोनोपोली में करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा। देन जो हमारा यहाँ पे है परफेक्ट कम, जब मैंने फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाए थे मैंने वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेलिंग कास्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई वो ऐसा फीचर ही नहीं हमने पढ़ा था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, ए फर्म इन ए परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स, ये अपने प्रॉफिट्स को कहाँ पे मैक्सिमाइज करेगी? वायर MC इज राइजिंग एंड MC इज इक्वल टू AR मार्जिनल कास्ट, ये कुछ ऐसी हमारी कर्व्स बनती है, ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन में एक कर्व होती है, देन ये हमारी एक कर्व, उसके बाद यहाँ पे हमारी और एक कर्व आ जाएगी, ये हमारी MC कर्व आ जाएगी और ये हमारी MR, यहाँ पे एक सेकंड ठहरिए, ये हमारी MR कर्व, वेयर MR इज, या जो हमारी MC है ये राइजिंग है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एंड यहाँ पे क्या होता है जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है एट दिस पॉइंट MC इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। 9th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। देन वी हैव allocative efficiency condition, the allocative efficiency condition where price is equal to MC is satisfied in, ये कहाँ पे हमारा satisfy होता है? it satisfies in, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन में, अभी मैंने आपको बताया प्राइस इज इक्वल टू, या जो हमने यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, MR इज इक्वल टू, ये किसके बराबर? प्राइस के बराबर होता है, ये हमारा AR या एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, और ये कहाँ पे पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल इन, अब एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होते हैं? जहाँ पे यू कैन यूज योर प्रोडक्ट्स इन ए वेरी, यू कैन यूज योर जो गुड्स एंड सर्विसेज है, यू कैन यूज योर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन ए वेरी एफिशिएंट वे में, जहाँ पे उनको आप क्या कर रहे हो? एलोकेट कर रहे हो, जहाँ से उनसे आप पूरा यहाँ पे काम कर रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग देम इन ए वेरी एफिशिएंट मैनर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? देन यहाँ पे आप सी पार्ट आप याद रखोगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, ठीक है ना, ये 10 का सी पार्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है? विच मार्केट स्ट्रक्चर फीचर्स सेलिंग कास्ट एज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, मेजर कहाँ पे आएगा? अगर मेजर की बात की जाएगी देन इट इज नन अदर देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। या बच्चा याद रखोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कास्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर है, उसका पढ़ा था हमने, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 इन ए मोनोपोली, अब यहाँ पे मोनोपोली मोनोपोलिस्ट ये दोनों मोनोपोली की बात की जा रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन ए मोनोपोली द डिमांड कर्व इज वेल डिफाइंड एंड अपवर्ड स्लोपिंग। मुझे बताओ क्या मैंने आपको नहीं बताया था डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बताया था मैंने, क्योंकि इन ऑर्डर टू सेल मोर ही हैज टू, अभी भी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको ज़्यादा बेचना होगा आपको क्या करना होगा? प्राइस यहाँ पे हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन तो गया, ये तो नहीं हो सकता, जो हमारा फर्स्ट करेक्ट है ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा सी एंड डी। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव ए यूनिक सप्लाई करो बिकॉज द प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड कर्व शेप। ये तो हमारा स्टेटमेंट बी करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये यूनिक नहीं है, अब यूनिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप है मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये किस पे डिपेंड होता है, ये हमारा डिमांड कर्व की शेप पे डिपेंड होता है। बोथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी फर्स्ट इज इनकरेक्ट और जो हमारा सेकंड है सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, कार्टेल्स आर फॉर्म इन, अगर आपको याद होगा मैंने कार्टेल्स पढ़ाए थे। कार्टेल्स कहाँ पे पढ़ाए थे मैंने? शाबाश।
कार्टिलेज मैंने यहाँ पे ऑलिगोपोली में पढ़ाए थे। कहाँ पे पढ़ाए थे? ऑलिगोपोली में यहाँ पे मैंने कार्टिलेज पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ पे हमारे अगर देखेंगे ये तो मोनोपोली है, ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। दो फॉर्म्स ऑफ कार्टिलेज ऑलिगोपोली दी है, एक कोल्यूसिव और दूसरी नॉन कोल्यूसिव। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बताया पढ़ाया है। जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे या नहीं देखे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो कोल्यूसिव ऑलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव ऑलिगोपोली क्या होती है। इन केस ऑफ जो कार्टिलेज होती हैं दे आर फॉर्मड इन द कोल्यूसिव ऑलिगोपोली, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे फॉर्म होते हैं? कोल्यूसिव ऑलिगोपोली में। देन वी हैव नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने आई गेस ऑप्शंस नहीं रखे हैं, ये हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। कहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? यहाँ पे प्राइस कंट्रोल होता है। मुझे बताओ, जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, क्या वहाँ पे प्राइस कंट्रोल होता है? क्या वहाँ पे फर्म प्राइस टेकर या प्राइस मेकर होती है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो फर्म होती है वो क्या होती है? वो हमारी यहाँ पे प्राइस टेकर होती है, जीरो कंट्रोल होता है उनका। और जो हमारे मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या होता है? सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है उसका, प्राइस मेकर होता है मोनोपोली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, ही कैन चार्ज द प्राइसेस। देन मोनोपोलिस्ट में क्या होता है? पार्शियल कंट्रोल, ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन टू सम एक्सटेंट दे कैन पार्शियली कंट्रोल द प्राइस। उसके बाद ऑलिगोपोली में हाई कंट्रोल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइवल्स। अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, दे आर द प्राइस, दे इग्नोर द प्राइस फैक्टर्स बट फॉलो द प्राइस कटर्स, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर रहेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आएगा 15। द डिमांड करो फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। अब मुझे बतानी है कि जो हमारी डिमांड करो है वो कैसी होगी। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हम परफेक्टली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक की बात करेंगे, ये तो हमारा एक मिनट है, हाँ, ये तो हमारा परफेक्टली इलास्टिक ऐसे आएगा और जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक वो ऐसे आएगा। दो कर्व्स, ये मैंने दो कर्व्स अलग बनाई है, एक पेन से ये मैंने ये वाली, ये कर्व परफेक्टली इलास्टिक एंड ये परफेक्टली इनइलास्टिक। ये दो तो आ ही नहीं सकती, ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। हमारे पास मोर देन a monopolistic डिमांड करो, लेस मोर इलास्टिक देन मोनोपोलिस्टिक डिमांड करो, या लेस इलास्टिक देन मोनोपोलिस्टिक। इट इज मोर इलास्टिक। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मोर इलास्टिक क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे अगर जरा बर भी प्राइस में चेंज हो जाता है, कस्टमर्स क्या करते हैं? दे आर परचेजिंग मोर एंड मोर। यहाँ पे हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच कंडीशन डज ए मोनोपोलिस्ट अर्नर्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, आई गेस पहला कि सेकंड क्वेश्चन मैंने वहाँ पे मैंने आपको बताया था कहाँ पे डिटरमाइन होगा। मुझे बताओ ये कौन सा मार्केट है जहाँ पे प्राइस किसके बराबर होगा? जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू AC, ठीक है ना। ये तो वायर देयर आर लार्ज, वायर देयर आर हाई बैरियर एंट्रीज, ये तो नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक में तो नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है, वायर देयर आर मनी क्लोज सबस्टिट्यूट्स, यहाँ पे भी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। लेकिन ये एक वायर द गवर्नमेंट जहाँ पे क्या कर सकती है? जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी किसको? प्राइसेस को। और प्राइसेस कहाँ पे रखेगी? वायर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। इजी है ये। Then we have question number 17. Question number 17. Perfect knowledge among buyers and sellers is a assumption of। ये किसका assumption है? पढ़ा है हमने, पहला ही assumption है ये। That is जो हमारा परफेक्ट कम बताया है मैंने वहां पे, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द बायर्स एंड सेलर्स दे हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। उनको पूरा पता चलता है कि कहाँ पे उन्होंने कितने ज्यादा यहाँ पे किस
या जो प्राइस प्रिवेल हो रहा है मार्केट में वो किस प्राइस का, ये किस कमोडिटी का कितना यहाँ पे प्राइस है, ठीक है ना। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा डिमांड करो, और ये हमारी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे 1 का क्या आंसर रहेगा, देन 2 का आंसर क्या रहेगा, देन 3 का आंसर क्या रहेगा, और 4 का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस जो हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, किस मार्केट की कैसी डिमांड करो है। अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ऐसे 1 2 3 and 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड करो ऑफ ए फर्म इज हॉरिजॉन्टल। ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है ये, ठीक है ना। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एंड, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, किस फॉर्म में, यहाँ पे मैंने बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे भी मैंने बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे किंकड़ है ये, ठीक है ना, इट इज नॉट डिटरमाइंड, और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, मैंने नहीं बताया आपको प्राइस होता है बराबर ए आर, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है, और ए आर हमारे किसके बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। दैट मीन्स इस हिसाब से हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है, वो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। Then we have question number 21. Question number 21, homogeneous product, differentiated product, strategic interdependence, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सिंगल शेयर, चलो हम इसको करते हैं, ये भी बहुत इजी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका पार्ट आएगा, ये हमारा एक सेकंड है, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ पे पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। देन वी हैव दिस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमारा मोनोपोलिस्टिक में, सिंगल सेलर ये सभी को पता है मोनोपोली है ये, एंड देन स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस ये कहाँ पे है, ये ओलिगोपोली है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बचता है, ए का हमारा बी पार्ट आएगा, दैट मीन्स ये 2 है और ये 2 हमारे खत्म हो गए। जो सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सी, सेकंड का सी है, इसका मतलब इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग में ए आर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, या प्राइस इज आल्सो इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इट इज ग्रेटर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ अगर जो हमारा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू मुझे बता अगर ये इज इक्वल टू होगा, उस वक्त क्या होंगे, उस वक्त नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, या उस वक्त लॉस होगा, उस वक्त नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि जितना इसको कास्ट लग रहा है उसको उतना ही ज़्यादा फायदा आ रहा है। इसका मतलब जो सेकंड है, सेकंड का सी आएगा। ये 2 तो गए, हमारे पास ऑप्शन ए और हमारे पास ऑप्शन डी बच जाता है। अब ग्रेटर देन कब होगा, ग्रेटर देन व्हेन फर्म अर्नर्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, वो हमारा सी होगा, या वो हमारा बी होगा, ए का ऑप्शन बी, ये भी हमारा ठीक है ना। यहाँ पे हमारा फिर ए पार्ट, बाकी 2 देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 को पढ़ेंगे। ए का सही आंसर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इफ इट इज इक्वल टू लाइक एवरेज कॉस्ट देन नॉर्मल प्रॉफिट, इफ इट इज लेस देन यहाँ पे फर्म क्या कर सकती है, लेस देन में हमारी फर्म लॉस में आ सकती है। और अगर ये लेस देन है, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट नहीं एवरेज वेरिएबल, देन फर्म क्या करेगी, फर्म विल शट डाउन, वो अपने ऑपरेशन को ही क्या करेगी, यहाँ पे शट डाउन करेगी, ठीक है ना। Then we have question number 23. Before moving question number 23, if you are new to this channel को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताओ आपको कौन सा ज़्यादा सेशन अच्छा लगा। एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, इकोनॉमिक की सीरीज़ वो ज़्यादा अच्छी है, या जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो ज़्यादा अच्छी है, या और जो हमारी जीएस है, मैंने आपको बताया था जीएस के हम और यहाँ पे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट अभी राइट नाउ यू नीड द एमसीक्यूज ऑफ दैट वेरियस सब्जेक्ट, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और मैं वो सिर्फ जीएस की, ठीक है ना, जीएस में हमारा हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा,
आएगा, ये पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी आ जाएगी। इंडियन पॉलिटी के बाद वी हैव जे एंड के में एमसीक्यू सीरीज ला सकता हूँ। अगर आपको नई और सीरीज चाहिए, ठीक है ना, देन मुझे कमेंट में बताओ और कौन सी मैं नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। और लाइक करो, अभी शेयर करो, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताओ मेरा जो आज का सेशन है ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। Then we have question number 23. Which are the following is a true monopolistically competitive firm in the market? अब मुझे बताओ ये किसकी बात कही जा रही है? ये शॉर्ट रन में जो हमारी फर्म है, इट कैन नॉट अर्न द, जो हमारी शॉर्ट रन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये कभी अर्न ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट ठहरिए, क्वेश्चन ट्रू, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ट्रू है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये क्या कर सकती है, इट मस्ट ऑलवेज, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, देखेंगे, ठीक है ना। वो इट प्रोड्यूसेस वायर एमसी नहीं, ये तो हमारा हो गया, इसमें क्या होगा, वायर प्राइस इज इक्वल टू एमसी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इन केस ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हमारी फर्म है, यहाँ पे वो क्या कर सकती है, दे कैन अर्न normal profits, they can earn super normal profits and they may can incur in losses, में वो incur हो सकती है, ठीक है ना, समझ आया। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली ऑकर्स व्हेन, ये कब नेचुरल मोनोपोली की बात की जा रही है, ठीक है ना, कब, बाय नेचर या बाय, ठीक है ना, ये कब हमारी ऑकर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर, ये द गवर्नमेंट ग्रांट्स पेटेंट, ये तो जरूरी नहीं है अब इसको पेटेंट मिला है, दैट पेटेंट जो हमारा होता है वो लिमिटेड होता है, जब उसकी डेट खत्म हो जाती है देन अदर बायर्स या अदर सेलर्स कैन सेल दैट प्रोडक्ट। ए फर्म ओन्स ऑल द रिसोर्सेज, जरूरी नहीं है, अगर किसी के पास दूसरा फर्म क्या कर सकती है, दे कैन इंपोर्ट द रिसोर्सेज इफ दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज। थर्ड, देयर आर नो वेरिएबल कास्ट तो इनकर होते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, नेशनल मोनोपोली कब आकर होती है, economies of scale are so large that one firm can supply the entire market at lower cost than two firms. नेशनल, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रेलवेज, या हम बात करेंगे जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनकी बात की, जहाँ पे उनकी नेशनल मोनोपोली, दे आर कंट्रोलिंग ऑल द मार्केट, एक सिंगल फर्म यहाँ पे क्या कर रही है, पूरे मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल करके रख रही है। क्वेश्चन नंबर 25, if a firm's marginal revenue is positive, अगर marginal revenue हमारा क्या है, पॉजिटिव, देन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इज इक्वल टू तो होगा नहीं, लेस देन तो होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं, इट विल बी ग्रेटर देन, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, इजी था ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट फर्स्ट, द सप्लाई करो ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज ए राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी अबो द, ये किसके अबो आएगा, अबो द एवरेज वेरिएबल कास्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट हमारा सेकंड, इन द लॉन्ग रन द सप्लाई करो इज ए राइजिंग पार्ट ऑफ बोथ, यहाँ पे राइजिंग पार्ट की बात की जा रही है, राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी अबो द एसी, बोथ द स्टेट। लेकिन ये बात याद रखो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे मैंने आपको बताया था एमसी, इट्स ऑलवेज, ये क्या होती है, इट इज राइजिंग इन द लॉन्ग रन। एमसी करो हमारी, जो हमने कुछ ऐसे बनाया था, जो हमारी एमसी करो होती है, इट इज राइजिंग इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर हमारी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ए मार्केट विद ओनली 2 सेलर्स, यहाँ पे बायर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सेलर्स की बात की जा रही है। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डिओपोली। डिओ का मतलब क्या होता है 2 एंड पोली का मतलब क्या होता है सेलर। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर 2 सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी।
समझ आया ये, ठीक है ना। या प्यार मोनोपोली सिंगल सेलर, ऑलिगोपोली फ्यू सेलर, और मोनोपोली क्या होता है, सोनियो का मतलब होता है सेलर। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है इन विच देयर आर ओनली वन सेलर ऑफ ए कमोडिटी। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका एग्जाम्पल, विच फॉर्म ऑफ मार्केट हैज ओनली वन सेलर, ठीक है ना। यूजुअली वो गवर्नमेंट हो सकती है, हिंट दे दिया मैंने आपको, बाकी आप क्या करोगे, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन we have question number 28, price leadership is a solution to the problems of, ये किसका यहाँ पे solution होता है, uncertainties in the ऑलिगोपोली। आप याद रखोगे मोनोपोलिस्टिक में नहीं हो सकता। प्राइस लीडरशिप ऐसे भी हमने पढ़ा था, जो प्राइस लीडरशिप है ये किसका फीचर है, ये ऑलिगोपोली का यहाँ पे फीचर होता है, ठीक है ना। Then we have question number 29, which market structure has indeterminate demand करो, indeterminate demand करो। जरा मुझे बताओ, मैंने कहाँ पे ऑलरेडी, where the curve cannot be determined, ये क्वेश्चन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर कम से कम हमने ये 3-4 बार आज के सेशन में ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है ना। देन वी हैव question number 29, question number 30, in which market the price determined by the intersection of market demand and market supply, price determined, यहाँ पे देखो जरा ऐसे ही बताओ बिना, ठीक है ना, पास किए मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है, वायर प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वाइल द फर्म इज ओनली ए क्वांटिटी एडजस्टर, वो प्राइस टेकर है, ही कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस। पढ़ा है हमने, मोनोपोली तो नहीं है, ऑलिगोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, हमारे पास एक ही कंपटीशन बच जाता है दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देन आज का सेक्शन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा अबाउट द नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अभी तक हम माइक्रो पढ़ रहे थे, अब हम मैक्रो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा आपकी ये एमसीक्यू सीरीज जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। और जिन्होंने ये कोर्स परचेज किया है, मैं आज क्या करूंगा, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद जितना भी हमारा मैक्रो वाला पार्ट है, जितना भी हमारा मैक्रो वाला पार्ट है वो पूरा मैं आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। जब मैक्रो के 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको मैक्रो भी सेंड करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया, यूट्यूब पे पूरा ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन लाइक वॉच दिस एट एनी टाइम, यू कैन मेक द नोट्स, बट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। हमने बहुत ही एक अफोर्डेबल कॉस्ट रखी है, यू कैन लाइक परचेज दोज नोट्स, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ हमारा इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे इकोनॉमिक्स की जो लेक्चर नोट्स है वो, चाहे आप इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज है वो परचेज करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कब और कहाँ पे आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।